हाय बच्चे, फिर से स्वागत है आप लोगों का एनटीपीसी में। और मैं शशांक शेखर आपको एनटीपीसी का साइंस सेक्शन करवाऊंगा बच्चे। और बच्चे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा केयर कीजिए, थोड़ा सा मन लगा करके पढ़िए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए। और इसमें आप जितना अधिक से अधिक सेट बना सकते हैं बनाइए। और हम सारे लोगों की शुभकामनाएं, पूरा जो टीम है रुक्मिणी पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म कोचिंग, वो आपका तहे दिल से क्या करेंगे, आपको शुभाशीष देता है, आपकी सफलता की कामना करता है कि आप जो है खूब मन लगा करके पढ़ें और सफलता हासिल करें। चलिए आज के साइंस के सेक्शन में देखते हैं क्या क्या प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 4 बिट्स का एक समूह डैश का बना होता है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। 4 बिट्स, बिट्स मतलब क्या होता है, तो बिट्स मतलब होता है 0 1, ठीक है, 0 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है बच्चे, ऑफ और ऑन। तो अगर हम 4 बिट्स कर दें, क्या कितना बिट्स, 4 बिट्स, तो एक निबल के बराबर होता है। 4 बिट्स एक निबल के बराबर होगा। फिर देख लीजिए, ठीक है। और 8 बिट्स बराबर क्या होगा, एक बाइट होगा, एक बाइट हो जाएगा। और देखिए कि 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट ये क्या होता है बच्चे, तो 1 गीगाबाइट बराबर हो गया 10 टू द पावर 12, क्या होता है 10 टू द पावर 12 गीगा, तो गीगा 10 टू द पावर 9 कर दीजिए, 9 बाइट हो जाएगा, 10 टू द पावर 9, ठीक है। बाइट भी बोल सकते हैं आप, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं कि 1024 मेगाबाइट भी कर सकते हैं इसको, 1024 मेगाबाइट। अब देखिए ये गीगा हो गया। टेरा देखिए क्या होगा, 1 टेराबाइट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1024 या तो किलोबाइट कर दीजिए, या तो 1024 आपको गीगाबाइट कर दीजिए, या ठीक है कर देते हैं कितना, तो ये 10 टू पावर 3 ले लेते हैं, तो 10 टू पावर 3 ले लीजिए और ये 10 टू पावर 9 ले लीजिए, 10 टू पावर 12 क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इस ऐसे भी कर सकते हैं। तो बाइट आपको पता है 8 बिट्स के बराबर, निबल पता है 4 बिट्स के बराबर। 1 गीगाबाइट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 1 गीगाबाइट बराबर क्या होगा, 10 टू द पावर 9 बाइट होगा, या 1024 मेगाबाइट हो जाएगा। और 1 टेराबाइट क्या होगा, तो 10 टू द पावर 12, ठीक है, बाइट होता है, बाइट्स होता है। या क्या कर सकते हैं हम लोग, 1024 गीगाबाइट कर सकते हैं। तो बच्चे ध्यान में रखना है, अगर यहीं पर रहता है 1, ठीक है, मेगाबाइट, ये क्या हो जाता है, 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, तो 1024 किलो बाइट हो जाता है, किलो बाइट हो जाता है। तो बच्चे ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि 0 1 को क्या बोलते हैं, बिट्स बोलेंगे, ठीक है। 4 बिट्स बराबर एक निबल होगा, 8 बिट्स बराबर क्या होगा, एक बाइट होगा, 1 गीगाबाइट बराबर मैंने आपको बताया 10 टू द पावर 9 बाइट्स हो जाएगा, या 1024 मेगाबाइट होगा। फिर इसी तरह से मैंने क्लियर कर दिया। सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, टेराबाइट, उसके बाद बोलते हैं टेराबाइट हो जाएगा, उसके बाद गीगाबाइट हो जाएगा, उसके बाद बाइट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, निबल होगा। तो बच्चे ये सब ध्यान में रखना है, ये बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आसानी से मार लीजिएगा आप। कंप्यूटर का जो जनक होता है वो किसको कहते हैं बच्चे, तो कंप्यूटर का जनक याद रखिए चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग होता है। तो ये सब बातें आपसे बार बार पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वायु दाब लेखी या बैरोग्राफ बैरोग्राफ का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, तो लूसिया विधि याद रखिएगा, लूसिया विधि द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। बैरोग्राफ बोल रहे हैं, इसके द्वारा हम लोग क्या मापेंगे, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और जब भी वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे बच्चे, वायुमंडलीय दाब, तो पहला जो बैरोमीटर है इसका निर्माण, पहला बैरोमीटर याद रखिएगा, ठीक है, लूसिया विधि तो किया था, साथ में इसमें बहुत ज्यादा काम किया था टॉरिसेली ने। किसने किया था, टॉरिसेली ने किया था। वायुमंडलीय दाब क्या होगा, तो बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू रो जी एच के द्वारा, रो मतलब क्या हुआ, घनत्व, जी मतलब क्या हुआ, गुरुत्व त्वरण, हाइट मतलब क्या होता है, हाइट इन द, ठीक है, आपको बैरोमीटर ट्यूब में जो हाइट होगा किसका, पारा का, उसका हाइट हम लोग करते हैं। और इसका मात्रक की बात अगर करेंगे बच्चे, मात्रक क्या का होगा, तो मात्रक सबसे पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या मात्रक होगा पास्कल होगा मात्रक, या मात्रक क्या होगा बच्चे, और भी देख लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हो गया, या एटमॉस्फेयर एटीएम भी हम लोग बोलते हैं, या 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है, या 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है। बच्चे ध्यान में रखिएगा, ये 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। और एक और मात्रक होता है जिसको हम बार कहते हैं, BAR,
और 1 बार बराबर क्या होगा बच्चे, 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, ठीक है। ये 1 एटमॉस्फेयर बराबर है 776 सेंटीमीटर वर्ग जी या 760 मिलीमीटर वर्ग जी, तो ये सब होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अम्लीय दाब को मापने के लिए जो वायुदाब यानी बैरोग्राफ का निर्माण किया था वो किसने किया था, तो लूसिया विदी ने। और अम्लीय दाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं और बैरोमीटर का निर्माण किया था टॉरिसेली ने और इसी के द्वारा बैरोग्राफ बना। फिर आ गया आपको क्या मतलब दाब क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है यानी इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम दाब को मेजर करने के लिए यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट बहुत सारा होता है, बार होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, एटमॉस्फेयर होगा, सेंटीमीटर ऑफ जी, मिलीमीटर ऑफ जी, ये सब होता है बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये सागौन का वैज्ञानिक नाम है। ध्यान दीजिए मेरी बात को, किसका वैज्ञानिक नाम है, तो सागौन। सागौन एक पेड़ होता है बच्चे और ये काष्ठीय लकड़ी होती है। ध्यान में रखिएगा, जब भी गुलाब का, ठीक है, गुलाब का बॉटनिकल नेम आएगा तो रोजा इंडिका, ये देखिए, ठीक, इंडिका यानी रोजा इंडिका मैं बोल रहा हूं, रोजा इंडिका। और यहां ध्यान में रखना है कि ये बॉटनिकल नेम या टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी, ध्यान दीजिए बच्चे, टेक्सोनोमी क्या होता है, तो टेक्सोनोमी हो गया वर्गीकी। वर्गीकी का जनक किसको कहते हैं, कार्लस लिनियस। इन्होंने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, कार्लस लिनियस ने। इन्होंने क्या किया, तो आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धति दिया था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा किया था, याद रखना है इसको। नोमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने चर्चा किया था और इन्होंने ही नाम दिया। आपको जो नाम अभी लिख रहे हैं वो नाम दिया गया किनके द्वारा, तो वो दिया गया किसके द्वारा, तो याद रखना है कार्लस लिनियस के द्वारा। और कार्लस लिनियस को क्या कहते हैं, तो वर्गीकी का जनक कहते हैं बच्चे। यहां देखिए आंवला का क्या नाम होता है बच्चे, तो फाइथेलम, ठीक है, फाइथेलम एम्बेलिका, फाइथेलम एम्बेलिका, याद रखिएगा, फाइथेलम एम्बेलिका होता है, एम्बेलिका, फाइथेलम एम्बेलिका, इम्बेलिका, इसका नाम हो गया किसका, तो आंवला का। और आपको पता है कि आंवला बहुत ही उपयोगी पदार्थ है बच्चे। चलिए सीडियम, तो ग्वावा, सीडियम ग्वावा किसका नाम होता है, तो अमरूद का नाम होता है, सीडियम ग्वावा, याद रखिए ग्वावा, ये नाम हो गया किसका, तो अमरूद का नाम होता है बच्चे। तो ये सब आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे याद रखिए गाय का नाम बॉस इंडिकस होता है, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे तुलसी का क्या नाम होता है, तो तुलसी का नाम होता है ओसिमम, ठीक है, टेन्यूफ्लोरम, ओसिमम टेन्यूफ्लोरम। तो ये सब आपसे रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका नाम है, तो लिनियस, देखिए लिन से लिनियस हो गया, ये नाम है सागौन। एक पौधा होता है, पेड़ होता है, काष्ठीय पेड़ होता है, जिसके इससे आपको जो हम प्राप्त करते हैं लकड़ी, उससे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं विशेष रूप से। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में, ठीक है, कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। अंदर स्थित की बात कर रहा है, तो परमाणु के केंद्रक में नाभिक होता है और नाभिक में क्या होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है बच्चे। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक में क्या पाए जाएंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और यहां देख लीजिए, न्यूट्रॉन नाभिक में क्या क्या पाया जाएगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे होते हैं किसके द्वारा, मेसोन कण के द्वारा। किसके द्वारा, मेसोन कण के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं बच्चे, एकदम याद रखना है, मेसोन कण के द्वारा। इसीलिए बार बार मैं बताता हूं कि इसमें आप मार दीजिए प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मेसन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मेसन, क्योंकि नाभिक जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक बल से जुड़े होते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल के द्वारा, और वह क्या होता है, मेसॉन होता है। तो ये आंसर ज्यादा उपयुक्त है। ऐसे आपके बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मेसॉन मारना है। जनरली लड़के जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मारते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में क्या करेगा, चक्कर लगाता रहता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अगर हम अपने भारतीय
इतिहास की बात करें तो उसमें कन्नाद मुनि को परमाणु का जनक कहा जाता, परमाणुवाद उन्होंने ही दिया था, ठीक है। आपको प्रिंसिपल ऑफ एटम उन्होंने ही दिया था कन्नाद मुनि ने, जिन्होंने वैशेषिक सिद्धांत दिया था। आधुनिक काल में जॉन डाल्टन को परमाणु का जनक कहा जाता है, परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। और परमाणु के दो मुख्य भाग होते हैं, पहला केंद्रक और दूसरा होता है बाह्य कक्षा। तो केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होगा और बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वह चक्कर लगाता रहता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। बढ़ते हैं हम लोग आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? तो यंग का मापांक अदिश राशि है। भार देखिए, भार मतलब क्या होता है? तो भार यह बल है, यह क्या है? बल है। यह वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। बल है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तु को खींचती है, अपने केंद्र की ओर वस्तु को खींचती है। इसीलिए तो भार क्या है? आपको केंद्र की ओर खींचती है। भार आपको एक बल है और यह सदिश राशि है, केंद्र की ओर खींचती है, एकदम याद रखना है आपको, खींचती है, ठीक है। और आवेग क्या होता है? तो बल और सूक्ष्म समय के गुणनफल को, बल और सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। त्वरण क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी a बराबर v बाय क्या होगा? t होगा, v माइनस u अपॉन t हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। तो ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। तो आपका आंसर हो जाएगा यंग का मापांक। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y बराबर क्या होता है कि प्रतिबल बटे लंबवत विकृति। प्रतिबल मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस बटे लंबवत विकृति, स्ट्रेस बटे क्या हुआ? लंबवत विकृति, यानी स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल बटे लंबवत विकृति को यंग का मापांक कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए बच्चे ध्यान में रखिएगा कि संवेग, आवेग, बल, ठीक है, त्वरण, ये सब कौन सी राशि है? तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये सभी सदिश राशि होते हैं। जबकि यहीं पर ले लीजिए द्रव्यमान, चाल, दूरी, ठीक है, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, विशिष्ट उष्मा, तो ये सब क्या होगा? प्रतिरोध। ये सब आपको अदिश राशि होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? देखिए बार बार मैं इसमें बताता हूं कि कमरे के ताप पर, ताप के ऊपर या नीचे, ध्यान दीजिएगा, कमरे के ताप के ऊपर या नीचे दोनों जगह पाया जाएगा, ठीक है। द्रव कौन कौन? तो द्रव अगर धातु की बात करें, धातु की बात करें तो मात्र एक पारा मरकरी, और अधातु की बात करें, अधातु की बात करें तो केवल एक, कौन? ब्रोमीन। चलिए बच्चे, कमरे के ताप के ऊपर या नीचे द्रव कौन कौन? तो धातु में करेंगे तो मरकरी, अधातु में करेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा। अब कमरे के ताप से ऊपर, कमरे के ताप से ऊपर, केवल कमरे के ताप से ऊपर, केवल कमरे के ताप से ऊपर, और वो भी फिक्स है टेम्परेचर, ताप से ऊपर कितना? तो ताप से ऊपर 35 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग टेम्परेचर कितना हो जाए? 35 डिग्री सेल्सियस। तब कौन कौन द्रव होगा? तो द्रव देख लीजिए कौन कौन होगा। तो ये होगा गैलियम, फिर हो गया क्या? सीजियम, फिर हो गया फ्रांसीसियम, फिर हो जाएगा रुबिडियम। ये क्या होता है? कमरे के ताप से ऊपर द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। तो कमरे के ताप के ऊपर या नीचे कौन द्रव धातु? तो द्रव धातु मरकरी, और अधातु ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन लाल, ठीक है, लाल भूरा द्रव होता है। जबकि केवल कमरे के ताप से ऊपर यानी 35 डिग्री सेल्सियस पर द्रव होगा गैलियम, सीजियम, फ्रांसीसियम और रुबिडियम। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हथेली में लेते ही कौन द्रव में बदल जाता है? तो गैलियम, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या होगा? तो पारा, इसमें आंसर तो आसान है, पारा होगा। फास्फोरस, ये काफी अधिक ज्वलनशील होता है बच्चे। लाल फास्फोरस जो होता है वह कम ज्वलनशील, लेकिन पीला या उजला फास्फोरस जो होता है काफी अधिक ज्वलनशील होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस आएगा ये अपने आप हवा में जल उठेगा। फिर देखिए सोडियम, ये काफी क्रियाशील धातु होता है और इसे हम केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। एल्युमिनियम, यह 13वें वर्ग का धातु है, ठीक है, जिसका निष्कर्षण बॉक्साइड नामक अयस्क से किया जाता है। तो याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, नहीं है बच्चे? यहां कह रहा है क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जरा देख लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम आपका है, तो सिस्टम में जितना भी चीज है उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, ओपनिंग को, यानी आपका वर्किंग
फंक्शन क्रिएट करेगा, वर्किंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो बच्चे उसको बोलेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो क्या करता है? सिस्टम में ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा बच्चे, प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। चलिए देखते हैं कौन है, कौन नहीं है, क्रिएट करता है। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट, ध्यान में रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आता है, चाहे वो विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 9 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज विस्टा हो, ठीक है, या आपको एंड्रॉयड हो, या एप्पल का मैक हो, ठीक है, ये सब क्या हो, या माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सभी क्या होते हैं? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन यहीं पर अगर गूगल रहता तो ये सर्च इंजन है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स होता है तो सर्च इंजन है। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा इसको, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या हुआ आपको। अब यहां पर क्या आता है? लाइनेक्स भी आपका क्या है? लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब आ गया, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये क्या होता है? तो ये क्या है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यहां पर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक्सेल पर आप काम करते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, एक्सेल, ठीक है, एक्सेल, ठीक है, वर्ड, वर्डपैड, ठीक है, फोटोशॉप, ये सब क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जहां पर आप क्या करते हैं? काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, ठीक है। आपका कंप्यूटर जो खुलेगा, जो ओएस होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो बच्चे स्पंज जो है वह यहां देख लीजिए किस प्रजाति के अंतर्गत आएगा। तो जब भी स्पंज की बात करेंगे बच्चे तो वो पोरीफेरा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? पोरीफेरा के। अब ले लीजिए प्रोटोजोआ, तो अमीबा, अमीबा किस में आएगा? प्रोटोजोआ में आएगा। अमीबा किस में आएगा? प्रोटोजोआ में। एनिलिडा, तो आपको पता है केचुआ, केचुआ क्या होता है? एनिलिडा समूह में आता है। केचुआ किस में आएगा? एनिलिडा समूह में आएगा। स्पंज क्या होता है? एक प्रकार का एनिमल होता है बच्चे। और ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ा अगर पादप समूह की बात करें तो ब्रायोफाइटा होता है। क्या होगा? ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस वर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये स्थल और जल दोनों पर निवास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केचुआ बार बार आपसे पूछा जाएगा कि केचुआ जो है यह वर्मी कल्चर में, किसमें? वर्मी कल्चर में उपयुक्त होता है। और याद रखिएगा कि यह एनिलिडा समूह का प्रमुख सदस्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका। यहां देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण है? तो यह हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योंकि आपको पता है बच्चे कि ये आपकी पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर आपको समताप मंडल है और इसी समताप मंडल में ओजोन की मोटी परत पाई जाती है। ओजोन की मोटी परत O3 पाया जाएगा जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है बच्चे। यूवी रेज को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। ये पराबैंगनी किरण है, इसको अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये ध्यान में रखना है कि ये ओजोन परत की मोटाई हम लोग मेजर करते हैं किसमें? डबसन इकाई में, डबसन यूनिट में मेजर करते हैं। बार बार क्वेश्चन आएगा कि ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मेजर करेंगे? तो डबसन यूनिट के द्वारा मेजर करेंगे बच्चे। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, इस ओजोन परत को सबसे अधिक क्षरण करता है CCl2F2 में मुक्त क्लोरीन जो है। ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसको डाइफ्लोरोमीथेन भी कहते हैं। और मुख्य रूप से ये फ्रियोन है। क्या है? फ्रियोन गैस होता है, फ्रियोन होता है। और इसका जो क्लोरीन आयन होता है यह ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां देखिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको लाफिंग गैस कहते हैं। इसका उपयोग एनेस्थेसिया में होता है। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जल है H2O, तो डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए। गड़बड़ है भाई, ठीक है। कार्बन मोनोक्साइड, तो ये कार्बन CO हो गया, यानी ये पॉइजनस गैस होता है। सबसे जहरीला विषैला गैस कौन होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बच्चे। तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। ये देखिए हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है, HO2 है, तो ऐसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है, तो ऑप्शन गड़बड़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित अणुओं में कौन एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बंधन, साझेदारी के फलस्वरूप अगर बंधन का निर्माण होता है, फलस्वरूप बंधन, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजक बंधन कहा जाता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा।
सहसंयोजक बंधन कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जरा इस पर आइए, ठीक है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हीलियम है, तो हीलियम कभी भी He2 नहीं होता है, ये गड़बड़ है आपको। यहां देखिए N, तो ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, यानी यहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और 2 इलेक्ट्रॉन ये अलग रह जाता है। इसको नेसेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहेंगे, ठीक है, नेसेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेसेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहा जाता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, नेसेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब ये ऑक्सीजन आइए, तो O, ठीक है, यहां भी डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यानी यहां 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये होता है। तो कह रहा है कि डबल सहसंयोजक बॉन्ड, आंसर तो ये हो जाएगा। क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की यहां साझेदारी होती है। तो आपको डबल बॉन्ड किस में पाया जाएगा? O2 में। अब देखिए क्लोरीन, सबसे अधिक विद्युत बंधुत्व किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। ऑक्सीजन प्राणवायु गैस है, और नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, ठीक है, गैस जो है वो कौन है? तो नाइट्रोजन है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? कल भी मैंने बताया था कि पानी का वाष्प, याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस ये पृथ्वी को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है, पृथ्वी को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है, गर्म करने के लिए उत्तरदायी गैस होता है। कौन सा गैस? तो ग्रीन हाउस गैस होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है आपको। अब इस ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा गैस होगा? तो पृथ्वी को गर्म करने के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी? तो ग्रीन हाउस गैस। इसमें सबसे पहले आ गया जलवाष्प। अब देखिए दूसरे नंबर पर कौन आएगा? तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा CO2। तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तो ये आएगा मीथेन। चौथे नंबर पर कौन आएगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2। पांचवें नंबर पर कौन आएगा? तो CFC। छठे नंबर पर कौन आएगा? तो ओजोन। सातवें नंबर पर कौन आएगा? SF6। लेकिन सबसे अधिक जो क्षमता होती है वो ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रदर्शित करने की सबसे अधिक क्षमता SF6 में होगा, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड में होता है। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा कि सबसे अधिक कौन हो गया? जलवाष्प। ये लगभग, ठीक है, आपको 67% पृथ्वी को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि दूसरे नंबर पर 22% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहां पर देख लीजिए, ओजोन जो है ये कार्बन का अपरूप है, बोलते हैं ऑक्सीजन का अपरूप है O3। ये एलोट्रॉप्स है, किसका? ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन आपको पता है N2, और ये ऑक्सीजन O2 होता है। ओजोन आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, और पृथ्वी को पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापा जाता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ध्यान में रखिएगा कि विद्युत चालकता को हम किस में मापेंगे? सीमेंस में। ये देखिए विद्युत चालकता C या G बराबर क्या होता है? 1/R होता है, या इसी को बोलते हैं पर ओम, या इसी को बोलेंगे महो, या इसी को बोलते हैं क्या? तो साइमंस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? साइमंस कहा जाता है बच्चे। तो क्या हुआ कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, और चालकता का मात्रक क्या हो गया? पर ओम या मोह या साइमंस होगा। अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि म्यू बराबर होता है C/V, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को, निर्वात में प्रकाश का वेग, ध्यान में रखिएगा, प्रकाश का वेग अब बटा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहा जाएगा? माध्यम में प्रकाश का वेग का अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? तो ये कहलाएगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा, और वोल्ट V बराबर क्या होता है? तो V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होगा? IR। तो यहां देखिए, तो प्रतिरोध ये हो गया एम्पियर गुना ओम। तो एम्पियर और ओम किसके बराबर होता है? तो बच्चे एम्पियर और ओम वोल्ट के बराबर होता है, या इसको इस तरह से भी बोलते हैं, ठीक है। जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम को हम क्या कहेंगे? वोल्ट कहते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा, जूल पर कूलम बराबर वोल्ट होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां देख लीजिए कहां पर है क्वेश्चन। तो बच्चे है सीधे आपको क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं, 83, क्वेश्चन नंबर 83। यहां देखिए, देखिए 83 क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि निम्न में कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है? तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें अभिकारक से प्रतिफल तो बनेगा, अभिकारक से क्या बनेगा? ये देखिए अभिक्रिया है,
तो अभिकारक से बन गया प्रतिफल, अभिकारक से क्या बन गया, प्रतिफल बनेगा, ठीक है। और ठीक है, प्रतिफल से अगर क्या कर देते हैं, ठीक है, अभिकारक बन जाता है, तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा, याद रखिएगा, फिजिकल चेंज कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा तो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो दाब की उपस्थिति में गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस का भंडारण, ये क्या होता है, तो भंडारण, ऑक्सीजन गैस का भंडारण, गलत बात है, ये क्या हो गया, आपको भौतिक अभिक्रिया होगा। वायु का द्रवीकरण, तो ये भी क्या हो गया, भौतिक हो गया, फिजिकल चेंज। बर्फ का पिघलना, ये भी भौतिक हो गया। उच्च तापमान पर वायु की उपस्थिति में तांबे को गर्म करना, अब देखिए तांबे को उच्च तापमान पर गर्म करेंगे, किसमें, वायु, वायु मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या बना लेगा, Cu, ठीक है, CuO2 का निर्माण करेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो यह रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा बच्चे। तो ध्यान में रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। यहां देखिए, एक गोलीय दर्पण को एक पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरी माइनस है। ये देखिए बच्चे, लेंस, उत्तल लेंस और क्या होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। दर्पण बात कर रहे हैं, ये हो गया, ठीक है, उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण, और ये हो गया अवतल दर्पण। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको अवतल पार्ट है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। अवतल लेंस का भी फोकस दूरी निगेटिव होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान में रखिएगा, उत्तल लेंस क्या होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। और उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पॉजिटिव होगा, ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरी माइनस, जैसे ही माइनस देखिए तो आप क्या होगा, अवतल होगा, क्या होगा, अवतल होगा, अवतल होगा। दर्पण अवतल, ठीक है, और लेंस भी क्या होगा, अवतल होगा। तो देखिए, दोनों उत्तल अवतल गलत बात है, दोनों उत्तल गलत बात है, दोनों अवतल होगा, दोनों क्या होगा, अवतल होगा। बच्चे उत्तल में दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो नहीं है। दर्पण अवतल, तो दर्पण अवतल तो निगेटिव, लेकिन लेंस उत्तल तो क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर यहां देखिए, दर्पण उत्तल तो क्या हो गया, पॉजिटिव, तो लेकिन लेंस अवतल तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो बच्चे दोनों अवतल होना पड़ेगा, दोनों क्या होना पड़ेगा, अवतल होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका। एफडीआई का पूर्ण रूप, ये देखिए, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध, याद रखिएगा, प्रतिरोध क्या होता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक क्या होगा, तापमान, याद रखिएगा, तापमान। फिर देखिए दूसरा कारक क्या होगा, तो बच्चे ये हो गया चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। तीसरा कारक क्या होगा, तो तीसरा कारक होता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा, तीसरा कारक हो गया चालक पदार्थ का, ठीक है, चालक पदार्थ का क्षेत्रफल, चालक पदार्थ का क्या, क्षेत्रफल। और चौथा कारक होता है प्रकृति, क्या हो गया, प्रकृति। तो इतने कारकों पर निर्भर करता है। तो ध्यान में रखिएगा, तापमान, ठीक है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, याद रखिए, किसका, चालक तार का, क्योंकि RT बराबर R0 इंटू 1 + अल्फा T होता है। एक निश्चित तापमान तक चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तापमान का समानुपाती होगा। और उसकी लंबाई, चालक पदार्थ की लंबाई क्या होता है, प्रतिरोध का समानुपाती होता है। चालक पदार्थ का क्षेत्रफल भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और प्रकृति पर तो निर्भर करता ही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से क्या होगा, सभी पर निर्भर करेगा बच्चे, क्या होगा, सभी पर निर्भर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। चलिए, कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी, तो यहां देखिए, ये कांच की पट्टी है बच्चे, यहां चला प्रकाश की किरण, ये पड़ा इस पर, अब यहां पड़ेगा और बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा। तो बच्चे ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, ऑलवेज समानांतर होगा, क्या होगा, समानांतर होगा। ध्यान में रखिएगा कि निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर होता है। और ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि कांच की पट्टी में जब प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं और बाहर निकलती है, तो निर्गत किरण और ये देखिए, ये हो गया आपतित किरण, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, क्या होगा, समांतर होता है बच्चे, पैरेलल होता है। और जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये क्या होगा, ये अभिलंब से दूर भागेगी या अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अगर विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, लेकिन जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। और इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। बच्चे तो याद रखना है इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आगे, ये देखिए कैलिपर। कैलिपर का उपयोग डैश को मापने में किया जाता है। तो कैलिपर का उपयोग हम लोग किस में मापने में करेंगे, तो दूरी को मेजर करने में किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, दूरी को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको कैलिपर कहते हैं। ऊंचाई को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको एल्टीमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं, एल्टीमीटर। इसके द्वारा ऊंचाई मापते हैं। क्या मापेंगे, ऊंचाई मेजर करते हैं। उष्मा मापेंगे किसी के द्वारा, उष्मा मापते हैं बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग उष्मा को कैलोरी मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, कैलोरी मीटर के द्वारा मापेंगे, ठीक है। त्वरण याद रखना है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जबकि दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर, याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब जब भी बात करेंगे तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग का को परमाणु बम कहा जाता है। जनरली लाइसोसोम को, याद रखिएगा, लाइसोसोम को, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। याद रखिएगा, लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग कहते हैं बच्चे। क्योंकि याद रखिए कि ये जो होता है, ये क्या होता है कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। और यह एंजाइम क्या करता है कि कंप्लीटली, ठीक है, किसी भी कोशिका पर डाल करके उसका पूर्णतः पाचन कर देता है, अपना भी अस्तित्व समाप्त कर लेगा। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है बच्चे। गोल्जी बॉडी, ये क्या होता है, तो ये स्रावी की भूमिका निभाता है, सेक्रेशन, और यह यात्री प्रबंधक होता है। याद रखिएगा कि लाइसोसोम की खोज किसने की, ड्यूड्यूब नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रिका आपको पता है कि आपके कोशिका के केंद्र में, ठीक है, कोशिका के केंद्र में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और इस न्यूक्लियोलस में डीएनए मटेरियल पाया जाता है, यानी क्रोमेटिड्स के फॉर्म में रहेगा। डीएनए किसके फॉर्म में रहेगा, क्रोमेटिड्स के फॉर्म में रहेगा। तो बच्चे ये आज का, ठीक है, जो है एनटीपीसी सेट 3 के क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन कराया। बच्चे खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, आपकी सफलता ही हम लोगों की कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद, जय भारत।